अपने पास क्या चीजें होती है, दैट इज हम लोगों ने बात कर लिया था इस रिगार्डिंग कि भैया अपने पास कैल्सिनेशन रोस्टिंग क्या होता है। सो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, क्या उस पर क्वेश्चन आते हैं? तो देखो उस पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कैसे कैसे क्वेश्चन आए, मैं चाहता हूँ एक बार देखो, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड आते हैं, चाहे वो आप कैसे भी पढ़ो, ये एकदम बिल्कुल आसान आसान से फर्जी फर्जी से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं फटाफट से क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को देखो और कहीं कोई समस्या लगे तो मुझे बताना, ठीक है। तो मैं फटाफट से क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको, इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए और अपन फिर देखते हैं कि इन क्वेश्चन को किया जा सकता है नहीं, क्या क्वेश्चन बहुत टफ थे, क्या थे, इस चीजों पे बात करेंगे अपन, ठीक है। चलो, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फटाफट से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया 2001 में, ठीक है, ये 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखा जाए भाई कि क्या बहुत टफ क्वेश्चन है, क्या है नहीं है, जरा अपन इस चीज को नोटिस करते हैं। फटाफट से मुझे आंसर भेजो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलता क्या है, मेटलर्जी इज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है, करो फटाफट से इस क्वेश्चन को। बहुत टफ क्वेश्चन है ना, चलो ठीक है। सो भैया हमको दिख रहा है कि मेटलर्जी किस प्रोसेस को बोलते हैं, तो मेटलर्जी उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर से, ठीक है। कौन है भाई, खुशी, क्या हो गया, ठीक है। तो मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ओर्स से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं मेटल्स को। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत फर्जी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को फटाफट से। थोड़ा सा आपको ओर्स का जो लिस्ट दिया था उस लिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उस लिस्ट का इस्तेमाल करो, जो ओर्स का लिस्ट आपको बताया गया उस लिस्ट का इस्तेमाल कीजिए, वहां से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल पाएगा। करो फटाफट से। ओके रोहित, बोलता है बताओ कौन सा मिनरल या ओर, समझ लो इसको, कौन सा ओर है जिसमें एल्यूमिनियम नहीं होता। आपको लिस्ट दिया गया है, लिस्ट में चेक करो कि अपने पास, चलो हो सकता है कि सारे नहीं पता, लेकिन जितने तो लिस्ट में पता वहां से तो क्रॉस चेक कर सकते हो ना। निखिल वेरी गुड, तमन्ना वेरी गुड, बहुत टफ क्वेश्चन है यार जेई का, है ना। अगर और से याद हो तो 10 सेकंड में नहीं लगने वाले इस क्वेश्चन को करने में, 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा टाइम बता दिया। याद हो तो 10 सेकंड नहीं लगेंगे, नहीं याद हो तो भैया फिर समस्या है जीवन में। तो जिन लोगों ने लिस्ट रखी है उनको समस्या नहीं होगा। मुस्कान वेरी गुड। चलो, तो अगर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो फ्लोरोस्पार एक ऐसा कंपाउंड है दैट इज CaF2 होता है इसका कंपोजिशन। सो इसमें कोई भी एल्यूमिनियम नहीं होता है, ठीक है। तो देखो जेई वाले भी ना रट्टा मार क्वेश्चन पूछते हैं, बोलते हैं कि भाई जेई में बहुत टफ टफ क्वेश्चन या बहुत कॉन्सेप्चुअली आता है, ऐसा गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रट्टा मार क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हो सॉरी इसमें तो आंसर ही दिया हुआ, ठीक है। तो बोलता क्या है कि भैया कौन सा है जो और नहीं है। देखो जेई का ये भी पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पुराने नए से मत जाना। देखो अभी ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो 79 से स्टार्ट किया गया, पूछा 2001 तक पूछा गया किसी किसी एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पुराने और नए से मतलब नहीं है, क्वेश्चन किसी भी ईयर का किसी भी टाइम रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। बोलता है कि बताओ भैया इसमें से कौन सा और नहीं है, ठीक है। चेक करो लिस्ट में देखोगे तो भैया आपको दिखेगा कि पिग आयरन और नहीं होता। चेक करो लिस्ट में देखो, ध्यान दो तो आपको दिखेगा कि भैया पिग आयरन जो है वो कोई और नहीं होता है, ठीक है। चलो डन है, कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है, नहीं है। चलिए भैया ठीक है, तो फटाफट से अपन करते हैं, दैट इज, जो सेकंड्स लग रहे हैं इन क्वेश्चंस को करने में, अगर आता है तो सेकंड्स लग रहे हैं। पॉइंट यही है कि आता है तो ठीक है, परेशान नहीं होना। अगर नहीं आता है तब तो क्या कर सकते, 3 घंटे में भी नहीं होगा, ठीक है। पिग आयरन क्या होता है अनुष्का,
जब हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो हमें क्रूड आयरन मिलता है, कच्चा आयरन ऐसे कह लो, जो एकदम स्टार्ट में मिलता है, दैट इज पिग आयरन। ठीक है, उसको फिर प्यूरिफाई करके हम बनाते हैं काम लाइक आयरन, दैट इज कास्ट आयरन, रोट आयरन, उसके बाद बनता है। बट जो एकदम स्टार्ट में मिलता है दैट इज पिग आयरन। ठीक है, याद नहीं है, याद करना पड़ेगा, बिल्कुल निखिल, याद तो करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय तो है नहीं, नहीं याद करोगे तो कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुष्का डन है, चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन को देखो, बॉक्साइट इज एन ऑक्साइड ओर ऑफ 79, 80, 98, 99, 76, 2001, 2, मतलब इतने एग्जाम से पूछा गया जिसका कोई अंत नहीं है। बोलता है क्या, बताओ भैया बॉक्साइट किसका और है, बहुत टफ क्वेश्चन है ना, बहुत टफ क्वेश्चन है भाई। बॉक्साइट किसका और है, जल्दी बताओ। चलो डन है, तो भैया बॉक्साइट किसका और है, तो बॉक्साइट किसका और होता है, दैट इज एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और होता है। देखो कितने एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है, भर भर के पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है क्या है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली या इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। बता इससे फर्जी क्वेश्चन क्या होगा, कौन सी ऐसी चीज है जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉफिटेबली। वाह निखिल, कहाँ पढ़ लिया बेटा ये, कब बता दिया था ये, अनिमेश कब बता दिया ये, प्रॉफिटेबली जहां से निकाला जा सकता है, मतलब इसमें भी गलत कर रहे हो, अबे शर्म करो, दांत तोड़ दूं तू लोग के मैं। दिव्यांशु वाह, रेवांश आंसर भेजो, ओ रेवांश ठीक है, आर्यन गलत है। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, कौन सी चीज है जिससे प्रॉफिटेबली मेटल को निकालते हैं, रे नालायको, कहाँ गया डेफिनेशन, शर्म करो जरा, तुमको तुम लोग को दिखाऊं डेफिनेशन, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, कोर्स में पढ़ो तो जरा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वायबल यूज टू सोर्स ऑफ मेटल मस्ट बी इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल के लिए और होता है ना कि मिनरल होता है, मिनरल 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 जिससे निकाल सकते हैं, 10 बार उस समय भी सिखाया था, गधा सब। ऐसे क्वेश्चन में गलती करो फिर बोलो बहुत टफ क्वेश्चन आता है, भैया बहुत टफ क्वेश्चन आता है, टू मच टफ है, नालायक सब। वाह, गैंग, गैंग से प्रॉफिटेबली निकाला जाता है, सोच रहा हूँ क्या करूँ मैं। अब तो क्या ही बोलूं, मतलब कोई गैंग बोल रहा है, कोई मिनरल बोल रहा है जिससे प्रॉफिटेबली, अबे 10वीं क्लास में भी पढ़ाते थे इसको कि और से मेटल प्रॉफिटेबली निकलता है, 10वीं का बच्चा भी जाएगा ना तो ये क्वेश्चन को करके आएगा। बोलता है बताओ इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, सारे ओर्स को चेक करो, आपको ओर्स दिखाए गए हैं, सारे ओर्स को चेक करो और फिर बताओ कि इनकरेक्ट कौन सा है। बोलता है कैलामाइन और सीडेराइट कार्बोनेट्स है, चेक करो होता है नहीं होता है। अर्जेंटाइट क्यूपराइट ऑक्साइड है, होता है कि नहीं होता है। जिंक ब्लेंड और पायराइट, जिंक ब्लेंड या जिंक पायराइट सल्फाइड है। मेलाकाइट एज्यूराइट कॉपर के ओर्स हैं। सारे स्टेटमेंट चेक करो, देखो कौन सा सही है कौन सा गलत है। बोला है इनकरेक्ट बताना है कौन सा गलत है, एक भी गलत तो गलत हो जाएगा। जैसे कैलामाइन और सीडेराइट बोला कार्बोनेट है, मान लो एक कार्बोनेट है और एक कार्बोनेट नहीं है तो गलत स्टेटमेंट है। चेक करो सारे ओर्स को, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नहीं याद होगा तो कोई क्या कर सकता है, पीछे पलट के भी देखो, नहीं तो जाओ गूगल करो, और क्या करोगे। दीक्षा सही है,
बता दोनों ओर के फॉर्मूले क्या होते हैं, जो दो ओर से उन दोनों के फॉर्मूले बताओ। निखिल गलत है। दिव्यांशु सही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है दीक्षा। अर्जेंटाइट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है Ag2S, और क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है Cu2O। भैया ये दोनों ऑक्साइड नहीं है, ये तो ऑक्साइड है लेकिन ये सल्फाइड है, सल्फर है इसमें, ये सल्फाइड और है, ये ऑक्साइड और है, ठीक है। तो भैया बोल सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 इज द रॉन्ग वन, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, ठीक है। चलो, बोलता क्या है कि द मोस्ट एबंडेंट एनिमल ऑन द अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, चेक करो। अर्थ क्रस्ट का सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट पे। अनिमेश गलत है, निखिल गलत है, लगता है हमको कि भैया ये सही है, अनुष्का गलत है। जिसको इसको लगता है ना कि कार्बन आंसर होगा, मैं पहले बता देता हूँ कार्बन नहीं है। कार्बन सबसे अधिक कंपाउंड जरूर बनाता है लेकिन सबसे एबंडेंट है ऐसा नहीं है, कार्बन गलत आंसर है, कार्बन एबंडेंट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, कार्बन नहीं है। प्रत्युष गलत है, अनिमेश गलत है। अर्थ क्रस्ट में जो सबसे एबंडेंट एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन। बहुत लोगों ने सही भेजा, आर्यन, तमन्ना, अनिमेश, सही आंसर। अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस बात पे मत जाना कि एटमोस्फेयर में 20% ही है, वो एटमोस्फियर है। अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक प्रेजेंट दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। चलो ठीक है दीक्षा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बोलता है टाइटेनियम हमारे देश में किस ओर में पाया जाता है। बॉक्साइट आपको लिस्ट में मिल जाएगा, डोलेमाइट मिल जाएगा, चाल्कोपाइराइट मिल जाएगा, इलेमानाइट नहीं मिलेगा। आपको सारे के हिसाब से चेक करके बताना है कि किस में टाइटेनियम पाया जाता है। चेक करो, दो दो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इससे ये तो पता चल ही गया होगा कि ओर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और इसके लिए ना कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो। याद है तो जो भी बोर्ड्स हो, जेई हो, कोई भी कर सकता है। दिव्यांशु गलत है, आर्यन सही है। तमन्ना सही है। निखिल सही है। अनिमेश सही है। दीक्षा गलत है। चलो भैया, सारे के फॉर्मूले चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक अकेला है, इलेमेनाइट ही ऐसा है जो कि आपको नहीं पता है, और नहीं पता है तो वही तो टाइटेनियम होगा, क्योंकि और सबके फॉर्मूले में टाइटेनियम नहीं दिखता है। तो 3 पता था, उससे चौथा पता चल गया कि चौथे में टाइटेनियम होता है, ठीक है। चलो अगला, बोलता है इसमें से मेटलॉइड कौन है। एस इज आर्सेनिक, बी Na इज सोडियम, Au इज गोल्ड, Fe इज आयरन। करो फटाफट से। बोलता है इसमें मेटलॉइड कौन है, पीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेटलॉइड कौन है इसमें। रेवान सही है। दीक्षा सही है, ये तो क्वेश्चन करो कम से कम। अनिमेश गोल्ड मेटलॉइड होता है। तमन्ना सही है, निखिल सही है। अबे एस इज आर्सेनिक, Na इज सोडियम, Au इज गोल्ड, Fe इज आयरन। क्या कर रहे हो, ठीक है।
तो हमको तो ये कुछ नहीं पता, तो ये पता है ना ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, तो बस नालायक यही तो बचा जो मेटलॉइड होगा। क्या कर रहे हो? चलो, बोलता है कि मिनरल, एक मिनरल को और कब कहेंगे। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ, बताओ कौन सा होगा। मिनरल और कब कहला जाएगा? जब उसमें से मेटल को आप प्रॉफिटेबली निकाल पाइएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है भैया कार्नेलाइट किसका, मिनरल या और जो बोलना है समझ लो, ठीक है, मिनरल भी और भी जो समझना है समझ लो, ठीक है। किसका है कार्नेलाइट, किसका और होता है भैया? बहुत टफ क्वेश्चन है, देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है, 1 2 3 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। कार्नेलाइट किसका और है, जल्दी बताओ। चलो, कार्नेलाइट किसका और है? मैग्नीशियम का और है। अगला सिनेबार किसका और है? देखो एग्जाम देखो 82 से लेके 99 तक, 94 89 86 79 78 76 73 91 86 84 कितने बार पूछा गया है। बोलता है सिनेबार किसका और है, जल्दी बताओ सिनेबार किसका और है। वाह, लेड का और है, वेरी गुड, क्या बात है, क्या आंसर आ रहे हैं कि लेड का और है। मर्क्यूरी, सिनेबार इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी। अगला, रोस्टिंग हम पढ़ चुके थे, तो रोस्टिंग पर बात करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो फटाफट से, अपन आते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, एंड दैट इज कि भैया हम मेटल को यहाँ तक तो ऑक्साइड में बना लिए थे, अब ऑक्साइड से मेटल कैसे निकाले। लास्ट क्लास में दो चीजों पे बात किए थे। हमने बोला कि मेटल बनाने के लिए हमको ओर्स को पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना होगा। या तो हम कर सकते हैं दो तरीके से, या तो रोस्टिंग करके कर सकते हैं या कैल्सिनेशन करके कर सकते हैं। यही दो तरीका है जिससे मेटल्स को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बात ये आता है कि भैया ऑक्साइड में तो कन्वर्ट कर लिए, उसके आगे की कहानी क्या होने वाली है। तो आगे की कहानी के लिए हम बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में यहाँ तक हम बात कर चुके थे। कोई ऐसा जिसको यहाँ तक में समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया रोस्टिंग या कैल्सिनेशन हमको समझ में नहीं आया। कोई ऐसा है जिसको रोस्टिंग कैल्सिनेशन में समस्या है तो जल्दी बता दो कि भैया रोस्टिंग या कैल्सिनेशन हमको समझ में नहीं आया है। डन है? कोई ऐसा जिसको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन समझ में नहीं आया? डन है। अब अपन आगे आते हैं, ठीक है, कि भैया कॉपर की रोस्टिंग कैसे करते हैं। एक एग्जांपल है और उसको हमको ध्यान रखना है कि कॉपर की रोस्टिंग कैसे करते हैं। बोलो अनुष्का। सर ये रोस्टिंग बता दीजिए ना एक बार, मेरा रोस्टिंग, नेटवर्क वीक हो गया था जब आप बता रहे थे। ठीक है, रोस्टिंग का मतलब होता है किसी भी मेटल का कंपाउंड या ओर जब हम उसको ऑक्सीजन के सप्लाई में हीट करें। ऑक्सीजन के सप्लाई में जब हीट करते हैं तो क्या होता है, तो वो जो भी अपने पास, मान लो कार्बोनेट है फॉर एग्जांपल, या सल्फाइड है, सॉरी कार्बोनेट नहीं सल्फाइड है मान लो, तो सल्फाइड को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने हीट किया तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेगा, साथ में SO2 बना के बाहर निकल जाएगा। सो बेसिकली जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में किसी और को जब हम हीट करते हैं तो दैट इज नोन एज रोस्टिंग। डन है? तो ये ध्यान रखो बस। अरे रोस्ट ऐसे भी करते हैं ना, देखो याद करो रोस्ट क्या आता है ना, इससे गोल गोल घुमा के, ठीक है, या तंदूर में डाल के रोस्ट करते हैं, वहां ऑक्सीजन की सप्लाई तो होती है, ऑक्सीजन बंद थोड़ी कर देते हैं। सो ऑक्सीजन के सप्लाई में जो चीज गर्म होती है, हीट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। कॉपर की रोस्टिंग हमको ध्यान रखना है, कॉपर की रोस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें खास रिएक्शन होती है, उसको ध्यान रखना है। तो फटाफट से आते हैं कि एग्जांपल पे, दैट इज द रोस्टिंग ऑफ कॉपर। अब समझो, कॉपर का ओर है, दैट इज कॉपर का सल्फाइड ओर, इसको रोस्ट कैसे करते हैं। सो इसको रोस्ट करने के लिए एक फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं रिवर्बेटरी फर्नेस। ठीक है, इस रिवर्बेटरी फर्नेस में ही कॉपर को रोस्ट किया जाता है, कॉपर सल्फाइड को। ठीक है, अब कैसे रोस्ट करते हैं और इसमें होता क्या है, जरा इस चीज को हम गौर फरमाएंगे। देखो ध्यान दो, इस फर्नेस को बनाना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि इसको रोस्ट किया जाता है रिवर्बेटरी फर्नेस में। जब हम कॉपर को रिवर्बेटरी फर्नेस में रोस्ट करते हैं तो वहां पे कुछ गैंग प्रेजेंट ही रहता है
जो कॉन्सेंट्रेशन से बाहर नहीं निकलता, और वो गैंग होता है आयरन ऑक्साइड का। ये एक ऐसा गैंग है जो कॉपर सल्फाइड में प्रेजेंट रहता है। सो करते क्या है, इस गैंग को यहाँ से हटाने के लिए, इस गैंग को यहाँ से निकालने के लिए इसमें एक चीज ऐड कर दी जाती है, दैट इज SiO2, जिसको बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिका। सो इस गैंग को यहाँ से हटाया जाता है सिलिका को ऐड करके। अब ये सिलिका करता क्या है, सो बेसिकली ये सिलिका जो है ये इस गैंग के साथ रिएक्ट कर जाता है, FeO के साथ रिएक्ट कर जाता है और इसको अलग कर देता है। अब कोई ये बोल सकता है कि हम तो गैंग को पहले ही अलग कर चुके हैं, क्या अभी भी गैंग बचा हुआ है? बिल्कुल बचा हुआ है। मुझे एक बात बताओ कि क्या आपने पानी को छन्नी से छान दिया तो पानी पूरी तरीके से प्योर हो जाता है? नहीं होता। बहुत अलग अलग प्रोसेस में भी जाते हैं तो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रहती है। सो जब हम यहाँ पे जब यहाँ पे हम कॉपर सल्फाइड को भी रोस्ट करते हैं तो वहाँ पे गैंग ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है थोड़ा मात्रा में, दैट इज आयरन ऑक्साइड। इसको हटाना बड़ा जरूरी है। सो इसको हटाने के लिए सिलिका का यूज किया जाता है, और इस तरह के कंपाउंड को ध्यान से सुनना, इस तरह के कंपाउंड जो गैंग को अलग करने में यूज आते हैं, इनको फ्लक्स कहा जाता है। अभी तुरंत फ्लक्स का डेफिनेशन आएगा, पर ध्यान रखना कि इस तरह के कंपाउंड जो गैंग को अलग करने में काम आते हैं, जो गैंग को अलग करने के लिए उनसे रिएक्ट करते हैं, उनको फ्लक्स बोला जाता है। और रिएक्ट करने के बाद जो चीज बना देते हैं उसको स्लैग बोला जाता है। ठीक है, तो कॉपर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में बताओ कौन सा फ्लक्स इस्तेमाल होता है? दैट इज SiO2। कॉपर के एक्सट्रैक्शन में फ्रॉम कॉपर सल्फाइड और कॉपर के एक्सट्रैक्शन में बताओ कौन सा गैंग प्रेजेंट रहता है? दैट इज FeO, दैट इज आयरन ऑक्साइड, दैट इज फेरस ऑक्साइड। कॉपर के एक्सट्रैक्शन में फ्रॉम सल्फाइड और बताओ कौन सा स्लैग बनता है? दैट इज FeSiO3। तो इस चीज को ध्यान रखना। फ्लक्स क्या होता है? जो गैंग से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद जो बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लैग बोलते हैं। अब अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग फ्लक्स हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे अपन। फ्लक्स का डेफिनेशन भी अभी नहीं लिखा रहा, जस्ट अभी आने वाला है। तो फटाफट से छापो इस दोनों पॉइंट्स को। ऑडियो रिवर्बरेटरी फर्नेस बनाने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल है रोस्टिंग का। छापो फटाफट से। बिल्कुल रट्टा मारे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो समझने वाला हो बहुत ज्यादा। रटना है अपने को, यहाँ ऐसा होता है तो होता है, कॉपर में ये मिलता है तो मिलता है, रोस्ट करते हैं तो करते हैं। ठीक है, करो फटाफट से। डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है। छाप लिए? चलो अब अपन आते हैं जरा फ्लक्स के डेफिनेशन पे। स्लैग को समझते हैं, फ्लक्स को समझते हैं। देखो फ्लक्स क्या चीज है, ध्यान से देखना। ड्यूरिंग मेटलर्जी फ्लक्स इज एडेड विच कंबाइंस विथ गैंग टू फॉर्म स्लैग। मेटलर्जी में गैंग के साथ एक चीज कंबाइन होती है जिसको फ्लक्स बोलते हैं, और वो क्या बनाता है? स्लैग बनाता है। स्लैग सेपरेट्स मोर इजिली, स्लैग को बड़े आसानी से अलग किया जा सकता है फ्रॉम द ओर दैट द गैंग। गैंग के कंपैरिजन में स्लैग आसानी से अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है ये जानना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्लैग की डेंसिटी बहुत कम होती है, वो बहुत हल्का होता है। स्लैग का मतलब कचरा, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, वो बहुत आसानी से ना मेटल के ऊपर में आ जाता है, उसको वहां से हटा लिया जाता है। ठीक है, दिस वे ऑफ, यहाँ ध्यान देना, दिस वे रिमूवल ऑफ गैम बिकम्स इजियर। इस तरीके से गैंग का जो रिमूवल है वो बहुत आसान हो जाता है। अब कौन कौन से फ्लक्स यूजुअली इस्तेमाल होते हैं? सो देखो दो तरह के फ्लक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो एसिडिक फ्लक्स या बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स इज लाइक बोरेक्स या SiO2,
बोरैक्स दैट इज सुहागा, SiO2 दैट इज अभी जस्ट हम पढ़े जिसको सिलिका बोलते हैं। सो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बेसिक फ्लक्स भी इस्तेमाल होते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, दिस इज कार्बोनेट नॉट CO2 CO3, एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सो इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बस क्या ध्यान रखना है, ये नोटिस करना, जब फ्लक्स एसिडिक होगा तो ये इम्प्योरिटी को जो हटाएगा, जो गैंग को हटाएगा, वो बेसिक नेचर का होगा। अगर फ्लक्स बेसिक होगा तो जिस गैंग को हटाएगा वो गैंग एसिडिक नेचर का होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कहीं SiO2 अगर एज अ गैंग प्रेजेंट है तो उसको हटाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है जो कि कैल्शियम सिलिकेट एज अ स्लैग बना लेता है। ठीक है, अगर कहीं पे FeO एज अ गैंग प्रेजेंट है, जो जस्ट अभी कॉपर के केस में था, उसमें SiO2 डाला जाता है जो कि एक फ्लक्स है जो कि FeSiO3 बना लेता है और ये एक स्लैग है। तो अब यहाँ से क्या हमको पता चला, हमको ये पता चला कि यहाँ पे ये गैंग जो था FeO इज अ बेसिक कंपाउंड, तो उसमें एसिडिक फ्लक्स डाला गया। SiO2 जो है ये एक एसिडिक गैंग है, यहाँ पे उसमें एक बेसिक फ्लक्स डाला गया। तो इस चीज को बस ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल है, इसमें माथा पे नहीं करना, बस ध्यान रखना है एसिडिक गैंग में बेसिक फ्लक्स और बेसिक गैंग में एसिडिक फ्लक्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो रिएक्शन एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयरन के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है और ये कॉपर के एक्सट्रैक्शन में, इन दोनों को याद रखना है। सो ये कहाँ यूज होता है, दैट इज आयरन एक्सट्रैक्शन। आयरन के एक्सट्रैक्शन में SiO2 जो होता है वो एज अ गैंग होता है। ठीक है, और ये किसमें है, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में, कॉपर एक्सट्रैक्शन। इसमें गैंग कौन होता है, FeO गैंग होता है। बड़ी अजीब सी विडंबना है कि यहाँ पे SiO2 गैंग है और यहाँ पे SiO2 फ्लक्स है। एक जगह गैंग जैसा होता है, एक जगह फ्लक्स जैसा होता है SiO2। तो सिलिका जो है वो दोनों का रोल करता है, किसी केस में वो खुद गैंग है और किसी केस में वो एज अ फ्लक्स काम करता है। छापो, कोई समस्या हो तो पूछो, छापो फटाफट से। डायग्राम नहीं बना, डायग्राम इसमें कहाँ है, पहले का ठीक है। बिल्कुल दीक्षा होता है। छाप लिया सबने, छापो 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 भाई छापो। छाप लिए,
चलो ठीक है, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कि भैया फ्लक्स क्या होता है, गैंग क्या होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें कौन सा फ्लक्स है, कौन सा गैंग है, ये डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब अपन आते हैं, दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल्स। अब ऑक्साइड तो हम बना चुके, ऑक्साइड हम बना चुके रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करके। अब हमारा काम क्या है, ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालो, तभी तो मेटल मिलेगा ना। तो ऑक्साइड से ऑक्सीजन को कैसे निकाला जाए, तो उसको निकालने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक जो सबसे फेमस तरीका है दैट इज स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग क्या होता है इस चीज को समझते हैं। तो सबसे अब ये क्या चीज है, किस तरीके से करते हैं, उस पर गौर फरमाएंगे। सो चलो, अब कैसे किया जाता है ऑक्साइड से मेटल को अलग। हम करते क्या है, यूजुअली मेटल को आयरन के साथ, सॉरी मेटल को कार्बन के साथ हीट कर दिया जाता है। कार्बन के साथ जैसे हीट किया जाता है तो मेटल अलग हो जाता है, और कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बना के अलग हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्बन ही सिर्फ यूज किया जा सकता है, या और मेटल भी यूज किए जा सकते हैं, या और कोई चीज यूज किया जा सकता है। बिल्कुल और भी चीजें यूज की जा सकती हैं, लेकिन कार्बन जो है सबसे फेमस और सबसे कॉमन यूज किया जाने वाला है। तो भैया अपने पास टॉपिक आता है दैट इज रिडक्शन बाय हीटिंग, कि हीट करके कैसे हम ऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल में। जिसमें सबसे पहली चीज है कार्बन के साथ हीट करना, और कार्बन के साथ हीट करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। कार्बन के साथ मेटल ऑक्साइड को हीट करो, मेटल अलग कार्बन का ऑक्साइड अलग, दैट इज नोन एज स्मेल्टिंग। अब बात ये आता है कि भैया इसमें क्या क्या चीज क्या क्या रोल में है, तो जरा इस चीज को गौर से देखते हैं क्या क्या रोल कर रहा है। सो यहाँ कार्बन जो है ये वर्क करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? क्योंकि कार्बन इसमें से ऑक्सीजन को खींच रहा है। सो हमको पता है कि जो ऑक्सीजन खींचता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन को गंवाता है, जैसे ये मेटल ऑक्सीजन को गंवा रहा है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे फोकस नहीं रखना, हमको रिड्यूसिंग एजेंट पे फोकस रखना है। सो इस केस में कार्बन कैसे वर्क करता है, सो कार्बन वर्क करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो कार्बन क्या जिम्मेदार है, कार्बन की जिम्मेदारी है कि इस मेटल में से ऑक्सीजन को निकालो और मेटल को फ्री कर दो। तो यही काम कर रहा होता है कार्बन, और इस कार्बन के इस काम को हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। होता कैसे है, हीट करने के साथ, कार्बन के साथ हीट किया जाएगा। अब बात ये आती है कि क्या दूसरा मेटल यूज नहीं कर सकते, या दूसरा चीज यूज नहीं कर सकते, और कितना हीट करना पड़ेगा। ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि भैया कितना गर्म करेंगे कि मेटल को अलग कर सकेंगे, और क्या कुछ और नहीं यूज कर सकते। तो इन दोनों चीजों पे चर्चा किया जाएगा, लेकिन पहले इन चीजों को नोट डाउन करो कि हीटिंग करके कैसे हम ऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल में। फटाफट छापो, कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना। बिल्कुल याद करना है, बिल्कुल इसमें कुछ भी समझने वमझने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हेडिंग डालो, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स टू मेटल, उसमें सब हेडिंग डालना, रिडक्शन बाय हीटिंग, उसके बाद इन पॉइंट्स को लिखना। कार्बन यहाँ कैसे वर्क करता है, तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है।
छाप लिया सभी ने? चलो ठीक है। सो अब अपन आते हैं, दैट इज कि भैया ये तो समझ में आ गया कि हीट करके कार्बन के साथ अलग किया जा सकता है मेटल को। कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं कि भैया कैसे कार्बन के साथ या कार्बन के कंपाउंड दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऐसा हो सकता है। तो देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल से हमको पता चलता है कि भैया कैसे कार्बन अलग करता है। ये कहने के लिए एग्जांपल है, एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो देखो कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कॉपर ऑक्साइड को CO के साथ हीट करोगे तो CO2 और कॉपर अलग। PbO को कार्बन के साथ रिएक्ट कराओगे तो Pb और CO अलग। उसी तरह से आयरन ऑक्साइड को कार्बन के साथ आयरन अलग। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ जिंक अलग। जिंक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो भी जिंक अलग। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस है जहां पे हमको दिखता है कि कार्बन वर्क कर रहा है या कार्बन मोनोऑक्साइड वर्क कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फटाफट छापो। ऊपर वाले स्टेटमेंट का मतलब मैं समझा देता हूँ। हमको पता है कि भैया रिडक्शन का मतलब क्या है। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना या ऑक्सीजन का निकल जाना। यही कह रहा है, कहता है कि सम मेटल ऑक्साइड्स गेट रिड्यूस इजीली व्हाइल अदर्स आर वेरी डिफिकल्ट। कुछ बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कुछ बहुत आसान होते हैं टू बी रिड्यूस्ड। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन मींस इलेक्ट्रॉन गेन बाय द मेटल आयन। कोई मेटल आयन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। हीटिंग इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग। हमको पता है कि ये सारे हीटिंग के इफेक्ट है, गर्म करते हैं हम, उसी के अंदर में पड़ रहे हैं। तो कार्बन के साथ जब हीट करते हैं तो अपना काम बन जाता है। छापो फटाफट से। छाप लिए? चलो, सो ये कहानी हो गई कि भैया कार्बन किनको किनको। अब देखो एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। किस किस केस में कार्बन का यूज किया जाता है ये एग्जाम्पल से पता चल रहा है। इसीलिए एग्जाम्पल दिया, कॉपर, लेड, आयरन और जिंक। ये चार मेटल्स को जब एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम स्मेल्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन आपको पकड़ा देगा, बोलेगा स्मेल्टिंग कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग मेटल्स। किसमें यूज किया जा सकता है? चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि इस मेटल में हम कार्बन का यूज किया करते थे, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से यूज आता है इस क्वेश्चन का, इस तरीके से इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल है। ये मत समझना ये फालतू दिया हुआ है, भैया ये काम का है। किसमें कार्बन का यूज करते हैं हम प्रैक्टिकली। ठीक है, चलो छापो, जल्दी छापो। छाप लिए? चलिए ठीक है। सो अब अपन आते हैं इस बात पे कि भैया कार्बन में ऐसा क्या खास था कि वो रिडक्शन करने के काम आया। गर्म करने से ऐसा क्या हुआ कि रिडक्शन हो गया? गर्म करने से ऐसा क्या हुआ कि ऑक्साइड और जो है वो कार्बन से रिएक्ट करके मेटल दे दिया। सो इसको समझने के लिए इसके थर्मोडायनेमिक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इन्वॉल्व है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहते हैं, तो कोई भी रिडक्शन कब पॉसिबल है, कोई भी रिएक्शन कब पॉसिबल है, तो हमको एक चीज पता है। मैं यहाँ से इस रिएक्शन को कॉपी करता हूँ और वहां लिख के मैं बताता हूँ कि कोई भी रिएक्शन कब पॉसिबल है। तो हमको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है भैया? सो हमको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल, या यूं बोलो कि कोई भी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस कब होती है। तो हमको क्लास 11th में पढ़ाया गया था कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी निगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। अगर डेल्टा जी निगेटिव नहीं है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। ठीक है, सो भैया हमारे पास अगर इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, अगर ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? तो हमारे लिए इस रिएक्शन में जो डेल्टा जी है वो डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी होता क्या है? सो डेल्टा जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी, जो लोग भूल चुके हो। ठीक है,
तो भैया इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है कि डेल्टा जी जब निगेटिव होगा तभी ये रिएक्शन फीजिबल होगी। फीजिबल बोल लो या स्पॉन्टेनियस बोल लो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस और फिजिकल होने के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना पड़ेगा। यही स्टेटमेंट का मतलब है। मतलब क्या है कि इफ कपलिंग ऑफ टू रिएक्शन, ये दो रिएक्शन के कपलिंग से बनता है, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। अगर इस पूरे रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव आया, द फाइनल रिएक्शन बिकम्स फिजिबल, तभी जाके रिएक्शन फिजिबल होगी, अदरवाइज फिजिबल नहीं होगी। कपलिंग का मतलब क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, समझ लो यहाँ पे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और इस मेटल का हो रहा है रिडक्शन, तो हम इसलिए बोलते हैं कि दिस इज अ कपलिंग। एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक का हो रहा है रिडक्शन, तो ये कपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन बना। तो हम बोलते हैं कि ये पूरी रिएक्शन में अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है, फिजिबिलिटी की कहानी हमको ध्यान रखनी, कब फिजिबल होगा। अब इस फिजिबिलिटी को समझने के लिए एक और भी चीज है जो आती है, दैट इज नोन एज एलिंघम डायग्राम। अब एलिंघम डायग्राम ही है जो हमें बताता है कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस टेम्परेचर पे होगी, कितनी होगी, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। कार्बन तो मान लो हम यूज करते आ रहे हैं, क्या कोई मेटल से हम ये काम नहीं कर सकते। मान लो कहीं ऐसा होता है कि कोई बहुत एक्सपेंसिव मेटल मान लो मुझे निकालना है, तो मैं छोटे मेटल से रिएक्शन कराता, सस्ते मेटल से रिएक्ट करा के, रिडक्शन करा के, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा के वहां से निकल लेता। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसको पता करने के लिए एलिंघम डायग्राम का यूज करना पड़ता है। तो इसको छापिए और फिर बात करेंगे कि इस रिडक्शन में एलिंघम डायग्राम का रोल क्या है। छापो फटाफट से। हो गया? चलो, सो अब कोई भी मेटल किसी को रिड्यूस कर सकता है नहीं कर सकता है, ये पता करने के लिए एलिंघम डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ज्यादा माथा पिच्ची नहीं करना, बस याद रखना डेल्टा जी निगेटिव तो रिएक्शन फिजिबल है, नहीं तो नहीं है। अब डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, बस एक कॉन्सेप्ट है, बाकी कोई माथा पिच्ची नहीं है। देख के बहुत भारी भरकम लगता है पर है महावाहियात। ठीक है, तो अब उस चीज पे आते हैं, दैट इज एलिंघम डायग्राम। क्या कहता है ये एलिंघम डायग्राम, समझो इस चीज को। एक लाइन में, बिल्कुल एक लाइन में कहता है कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होगा, ध्यान दो, कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होगा, जब मैं लिखता हूँ, एक रिएक्शन लिख रहा हूँ और इस रिएक्शन को लिखने के बाद मैं बता रहा हूँ कि कहानी कैसी है। ठीक है, तो देखो एक रिएक्शन लिख रहा हूँ जो जस्ट अभी हम यूज करते आए हैं, इसी रिएक्शन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, और ये पता कब चलेगा कि फिजिबल है या नहीं है, इसको पता करने के लिए एलिंघम डायग्राम कैसे यूज आता है। ठीक है, तो देखो अपने पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मैंने यहाँ लिख लिया। ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे फिजिबल होगी या होगी भी कि नहीं होगी। यहाँ हमको एक चीज दिख रहा है कि कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता चलता है,
जो रिएक्टेंट में अकेला था ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है, या ऐसे समझ लो जो रिएक्शन में ऑक्सीजन को कैच कर रहा है, ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो आपको इस डायग्राम में क्या चेक करना है, वो देखो इस ग्राफ में क्या चेक करना है, आपको बस इतना देखना है कि जिस भी मेटल को रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करने जाए, जिस भी मेटल को रिड्यूस करने जाए, जिस भी टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे ये नीचे हो और ये ऊपर हो, बस इतना ही देखना है हमको, ठीक है। अगर आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट नीचे है और मेटल ऊपर है तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कुछ समझ में नहीं आया। मान लेते हैं कि ये जो मेटल है ये मान लो कि Fe का ऑक्साइड रहा होगा, आयरन रहा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे मेटल जो है ये आयरन का ले लो, आयरन है, और मान लो कि टेम्परेचर मुझे दे दिया दो, कुछ अलग, कुछ थोड़ा सा कम टेम्परेचर ले लेते हैं, मान लो हमने टेम्परेचर ले लिया है 1000 डिग्री सेल्सियस, मेटल आयरन है और टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है। बोला बताओ ये रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, मतलब आयरन का ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके आयरन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमको क्या करना है, टेबल देखना है। टेबल में हमको देखना है कि कार्बन जो हो वो मेटल से नीचे होना चाहिए, बस हमको ये चेक करना है कहाँ, इस टेम्परेचर पे। चलो ढूंढो 1000 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, 1000 डिग्री कुछ इस जगह होगा। यहाँ पे हम एक लाइन खींच के देखते हैं कि भैया कहानी अपने पास कैसी है, तो एक लाइन हमने लगभग यहाँ खींच ली है, इसके सामने एक लाइन खींच ली है। अब ये लाइन खींचने के बाद हमको देखना है कि जो आयरन है वो आयरन और कॉपर में क्या रिलेशन, कौन ऊपर और कौन नीचे। तो देखो आयरन का ग्राफ ये वाला है, यहाँ पे आयरन है। अब देखो बाबू ये जो आयरन का ग्राफ है, मैं आयरन के ग्राफ को रेड कर देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। सो ये आयरन का ग्राफ है, ठीक है। सो हमको एक चीज क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि ये आयरन का ग्राफ ये रहा, कार्बन का ग्राफ को मैं ग्रीन कर देता हूँ, और कार्बन जो है ये कार्बन CO बना रहा है, तो इसका ग्राफ जो वो ये है। हमको यहाँ दिख रहा है एक चीज, क्या सीधे सीधे दिख रहा है, आयरन ऊपर में है और कार्बन नीचे में है, और हम यही तो चाहते थे, हम यही चाहते थे कि रिड्यूसिंग एजेंट नीचे हो और जिसका रिडक्शन करना है अगर वो ऊपर होगा तो भैया उस टेम्परेचर पे उसका रिडक्शन पॉसिबल है, वो रिएक्शन पॉसिबल है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर 1000 डिग्री की बात की जाए तो हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज फीजिबल, या दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। समझ में अभी भी नहीं आया होगा कि भैया ये क्या कहानी है, ये अभी भी कुछ भेजे में अच्छे से नहीं गया होगा, तो एक और एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया यहाँ ध्यान दो, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ रुको इसको रिएक्शन को मैं थोड़ा सही से लिख दूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब Mg से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पे हमको पता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को निकालना है, मतलब मैग्नीशियम जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को खींच रहा है। बोलता क्या है कि 1700 डिग्री सेल्सियस पे बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, फिजिबिलिटी होगी कि नहीं होगी इस रिएक्शन की। हमको क्या करना है, हम फटाफट से ग्राफ में आएंगे, 1700 पे एक लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में कंपैरिजन करके देख लेंगे। तो 1700 समथिंग कुछ यहाँ पे होगा, मान लो 1700, मान लो कहीं यही यहाँ पे होता होगा। अब 1700 पे देखा जाए तो हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि ये वाला देखो, इसमें मैग्नीशियम कौन सा है, तो देखो मैग्नीशियम अपने को ये नीचे वाली लाइन है, ये मैग्नीशियम का लाइन है, ठीक है, ये ऊपर चला गया यहाँ से, और ये वाली जो लाइन है ये एल्यूमिनियम की लाइन है जो कि सीधे जा रही है। 1700 पे कहानी क्या है, 1700 पे मैग्नीशियम जो है वो, मैग्नीशियम जो है ये ऊपर में है और एल्यूमिनियम जो है वो नीचे में है। हमको पता चल गया कि 1700 पे ये रिएक्शन वैलिड नहीं होगा। 1700 पे हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि एल्यूमिनियम ऊपर हो मैग्नीशियम नीचे हो। क्यों, क्योंकि जो रिड्यूस करने वाला है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको नीचे होना चाहिए, होना उसका नीचे बनता है। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम से ऊपर हो गया, काम गड़बड़ा गया, मतलब ये रिएक्शन जो फिजिबल नहीं होगी। सेम तरीके से इस रिएक्शन को देखो, बोलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सेम कहानी, मैग्नीशियम से रिएक्ट किया लेकिन 600 पे, बताओ ये फिजिबल है कि नहीं है। चेक करो 600 पे कहानी कैसी है। तो बाबू जब 600 पे आप चेक करने जाइएगा
तो नीचे वाला मैग्नीशियम, ऊपर वाला एल्यूमिनियम, और ये 600 डिग्री कहीं कुछ यहाँ होगा और यहाँ एल्यूमिनियम ऊपर, मैग्नीशियम नीचे। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो नीचे है, मतलब रिएक्शन फिजिबल है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होगी वो फिजिबल होगी, ये फिजिबल होगी, जबकि ऊपर वाली रिएक्शन जो है वो नॉन फिजिबल होगी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए मैग्नीशियम एक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है 600 डिग्री सेल्सियस पे। स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए मैग्नीशियम एक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है 1700 डिग्री सेल्सियस पे। सही है गलत है? गलत है। पूछेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है 1700 डिग्री सेल्सियस पे। आपको चेक करना पड़ेगा कि कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर कार्बन नीचे होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फटाफट से इस पूरे कहानी को नोट डाउन करो, और लगता है कि भैया समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना कि समझ में नहीं आया, जादू हो गया। इस नीचे वाले स्टेटमेंट को मैं समझाऊंगा, इसको नोट डाउन मत करना, बाकी इस पूरे कहानी को नोट डाउन करो। ऊपर में जो लिखा है इसको मैं समझा देता हूँ ये क्या कहता है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो नोट्स है वो नोट्स इसी पे है। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट of the upper line is feasible by the element of which oxide formation is represented by the lower line। आसान भाषा में ऊपर वाले को नीचे वाला रिड्यूस कर देता है, काम खत्म। ठीक है। इफ द डिफरेंस इज लार्ज रिडक्शन इज इजियर। डिफरेंस जितना बड़ा रिडक्शन उतना इजियर। आप हिंदी में लिख लेना, अपने कॉपी में हिंदी में लिखना, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर लेगा, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर लेगा। अगर नीचे वाला आपके पास, या ऐसे बोलो कि किसी रिएक्शन में ऐसा हो जाए कि भैया जो रिड्यूस करने वाला या रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऊपर आ गया, तो रिडक्शन नहीं होगा, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो आप अपने कॉपी में लिखिएगा, इस पूरे रिएक्शन, इस पूरे कहानी का मतलब नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। काम खत्म। लिखो, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। छापो फटाफट से इसको। और इस पूरे चैप्टर का एकमात्र ऐसा चीज है जिसको समझना पड़ता है, जिसमें थोड़ा दिमाग मारना है, बाकी कोई ऐसी टॉपिक नहीं है। ठीक है। विदाउट ग्राफ अनुष्का नहीं पता चलेगा। ग्राफ आपको एग्जाम में देगा, बिल्कुल दीक्षा, ये ग्राफ एग्जाम में आपको देगा। ठीक है। ग्राफ आपको पूरा नहीं बनाना, इस ग्राफ के लिए जगह छोड़ दो, आराम से घर पे बैठ के इसको ड्रॉ करना। ग्राफ को अभी नहीं बनाना, आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसको आराम से घर पे ड्रॉ करना। ठीक है। देगा या खुद ड्रॉ करना पड़ेगा? देगा दिव्यांशु, बिना दिए नहीं होगा, देगा एग्जाम में। हाँ निमेश, ठीक है, कह सकते हो कि और ऊपर और रिड्यूसिंग एजेंट नीचे, चलेगा। चलो अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन है, ore of magnesium can be reduced by carbon below 1500 degrees Celsius. Ore of magnesium can be reduced by carbon below 15 degrees Celsius. Is this statement true or false? 1500 डिग्री सेल्सियस से कम पे मैग्नीशियम के ओर को कार्बन रिड्यूस कर सकता है, ये बात सही है कि गलत है? दीक्षा वेरी गुड, अनिमेश वेरी गुड, अनुष्का गलत है, निखिल गलत है, अरे भाई बोला ना कि कार्बन रिड्यूस कर देगा, नहीं कर सकता ना। 1500 से कम पे देखो, कार्बन ऊपर है मैग्नीशियम नीचे है, कार्बन रिड्यूस कर देगा मतलब कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। पॉसिबल है क्या इस केस में? नहीं भैया, रिड्यूसिंग वाले को नीचे रहना पड़ता है। ओर जो है, ओर क्या है? ऑक्साइड है, ऑक्साइड इज ओर। ऑक्साइड, ऑक्साइड ही तो आप लेके आए थे ना,
तो भैया उसको रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ठीक है, बोलता क्या है कि एट 800 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से सुनो, एट 800 डिग्री सेल्सियस ओर ऑफ कॉपर कैन बी रिड्यूस्ड बाय मैग्नीशियम। कॉपर के ओर को मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है 800 डिग्री सेल्सियस पे। सही बात है कि गलत बात है? अरे इसका तो आंसर दो सारे के सारे। चलो 5-6 लोगों ने तो सही दिया, एक आंसर गलत मिला मेरे को। अरे भाई, कॉपर का ओर है, ओर ऊपर में है। ठीक है, कॉपर देखो सबसे ऊपर दिख रहा है, मैग्नीशियम नीचे में है। 800 पे तो कॉपर ऊपर मैग्नीशियम नीचे, सही बात है ना? तो कॉपर को तो मैग्नीशियम रिड्यूस कर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। छापो फटाफट से। और ये नहीं तो थोड़ा सा याद करो रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में भी याद करोगे तो मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम कॉपर को हटा के उसके जगह लग सकता है, वहां से भी थोड़ा बुद्धि आ जाएगा। छापो फटाफट से। और इन क्वेश्चंस को भी लिख लेना। चलो, अब लास्ट थिंग जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो। थियोरेटिकली कहते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ो जो सबसे नीचे में लिखा हुआ है, थियोरेटिकली कार्बन इज नोन एज यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन को यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, मतलब वो हर मेटल को रिड्यूस कर सकता है। कैसे? ध्यान से देखो, कार्बन के केस में देखो, गौर से देखोगे तो कार्बन इकलौता ऐसा है जिसका ग्राफ नीचे आ रहा है, और सारे मेटल्स तो ऊपर ही जा रहे हैं। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना, ये कार्बन उस मेटल के नीचे पहुंच ही जाएगा। नीचे आ रहा है, देखो मैग्नीशियम से भी नीचे पहुंचा हुआ है यहाँ पे, देखो लास्ट में तो ये सब मेटल से नीचे है, सबसे नीचे है। तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि भले टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होगा, भले हम प्रैक्टिकली यूज ना करें, भले 5000 पे हो, लेकिन थियोरेटिकली तो हम ये कह ही सकते हैं कि कार्बन दुनिया के हर मेटल को रिड्यूस करने में कैपेबल है। प्रैक्टिकली नहीं हो, थियोरेटिकली तो है। इसीलिए कार्बन को यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन हर मेटल को रिड्यूस कर सकता है, और इसलिए टॉपिक के स्टार्ट में हम पढ़े थे कि भैया कार्बन का ही इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वो नालायक बहुतों को रिड्यूस कर सकता है। कोई मेटल एक दूसरे को रिड्यूस कर सकता है वो अलग बात है, लेकिन कार्बन सस्ता है और हर किसी को रिड्यूस कर सकता है, इसलिए कार्बन का यूज जो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो फटाफट छापो ये लास्ट पॉइंट, और इसी के साथ आज की सभा समाप्त है। छापो जल्दी से, बहुत सारी चीजें आज पढ़ ली है, और जाके अच्छे से इसको रिवाइज करना। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एलिंगम डायग्राम बना के दे देगा, बोलेगा बताओ कौन किसका रिडक्शन कर सकता है, ये इसका रिडक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अनुष्का बोल रही है कुछ कुछ बाउंसर भी था। बिल्कुल अनुष्का, मैं मान सकता हूँ बाउंसर था। ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। थोड़ा घर पे टाइम दो, नहीं समझ में अगले क्लास में फिर से बोलना। ठीक है, मैं फिर से समझा दूंगा। डन है? डन है, चलेगा। चलो, देखो थोड़ा सा फील आ गया ना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर फील नहीं आया तो दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा फील आपको आना पड़ेगा इसमें। रिडक्शन बाय हीटिंग का एग्जांपल छूट गया। अच्छा रुक जाओ, दिखा देता हूँ रेवांश। ठीक है, लिख लो, लिख लो। देखो इन सब में देखो, इन सबका ग्राफ जब देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये बहुत कम टेम्परेचर पे कार्बन से रिड्यूस होने वाला है, तो इसलिए इन सब में कार्बन का इस्तेमाल करते हैं।
जो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैग्नीशियम के लिए नहीं इस्तेमाल किया, हमको पता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और सब में तो इस्तेमाल हो रहा है। अभी तो म्यूट नहीं है ना, आवाज जा रही है ना? हाँ ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा आज घर पे आराम से जाके पढ़ना, अगले क्लास में आएगी कहानी, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज गैंग, फ्लक्स, स्लैग आज का टॉपिक। दूसरा एलिंगम डायग्राम में ऊपर नीचे, ठीक है, कौन ऊपर कौन नीचे, कौन किसको रिड्यूस कौन किसको नॉट रिड्यूस, ठीक है। चल पीडीएफ डाल दूंगा अनुष्का, लेकिन अभी नहीं डालूंगा, रात को डाल दूंगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अच्छा देखता हूँ मैं, अभी देखता हूँ, अभी 10 मिनट में डाल दूंगा, ठीक है, 10 मिनट में आ जाएगा, लिख लेना 10 मिनट में, ठीक है। चलो 10 मिनट में पीडीएफ मिल जाएगा, छाप लेना जिसका छूट गया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, ठीक है, तो आज की सभा समाप्त करते हैं। किसी को डाउट है पूछो, बाकी जनता जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय।